आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नए कहानी के साथ। कहानी शुरू होने से पहले एक लाइक कर दीजिए लाइक। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शाम ढल चुकी थी और फुलेरा गांव धीरे धीरे रात की चादर ओढ़ रहा था। दिन भर की तपिश के बाद प्रहलाद चाचा की छत की मुंडेर पर ठंडी हवा किसी वरदान की तरह लग रही थी। विकास और सचिव जी वहीं बैठे गांव की टिमटिमाती बत्तियों को देख रहे थे। महाल में एक अजीब सी खामोशी थी। सचिव जी, फुलेरा में सबसे बढ़िया शांति यही मिलती है, विकास ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। सचिव जी बस मुस्कुरा दिए। तभी सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आहट हुई और कुछ ही पलों में पूर्व प्रधान जी प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और हाथ में एक सुनहरे रंग का चमकता हुआ कार्ड था। उन्होंने आते ही सामने पड़ी लकड़ी की छोटी मेज पर कार्ड को धम्म से ऐसे पटका मानो कोई बड़ा ऐलान करने वाले हों। सचिव जी, आपके लिए बड़े घर से न्योता आया है, प्रधान जी ने अपनी चिर परिचित मुस्कान को और चौड़ा करते हुए कहा। सचिव जी ने कार्ड उठाया। वो काफी महंगा लग रहा था। उस पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा था, पर वे कुछ समझ नहीं पाए। तभी विकास ने अपनी ज्ञान की बत्ती जलाई। अरे सचिव जी, बड़ा घर मतलब चंद्रशेखर चा के घर का न्योता है। ये प्रधान जी के ही दयाद गोतियां हैं। उनके लड़के का अगले सप्ताह ब्याह है ना। सचिव जी ने हैरानी से पूछा, लेकिन मैंने उन्हें कभी गांव में देखा नहीं। चंद्रशेखर जी कौन है? प्रधान जी ने पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठते हुए समझाया। अरे उनका लड़का बैंक का मैनेजर है, तो पूरा परिवार शहर में ही बस गया है। बस दिवाली छठ के समय गांव आते हैं और उस समय आप अपने घर चले जाते हैं। बस इसी चक्कर में मुलाकात हो ही नहीं पाई। तो जाना जरूरी है क्या? सचिव जी ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। उन्हें गांव की शादियों का तामझाम कुछ खास पसंद नहीं था। वो भीड़, शोर और बेवजह के दिखावे से बचना चाहते थे। पूर्व प्रधान जी ने उनकी दुविधा को भांप लिया। उन्होंने न्योता खोला और उसे सचिव जी की आंखों के सामने लहराते हुए ललचाने वाले अंदाज में कहा। देखिए सचिव जी, बड़े घर की शादी है, मतलब इंतजाम जोरदार रहेगा। खाना भी सब शुद्ध देसी घी में बनेगा और सबसे बड़ी बात, सुना है शादी में स्पेशल बनारस का मलाई वाला लस्सी भी मनवाया गया है। ये सुनते ही प्रहलाद चाचा की आंखें चमक उठी, जो अब तक चुपचाप सारी बातें सुन रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसा भाव आया मानो उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। बस ये तो सबसे बढ़िया काम हो गया। अब तो बारात में डांस करना ही पड़ेगा, है ना विकास? विकास हंसते हुए बोला। डांस तो मैं कर लूंगा, लेकिन प्रहलाद चा, आपका स्टेप तो वही रहेगा, दोनों हाथ ऊपर करके पंखे का स्विच दबाने वाला। इस बात पर सब ठहाकर मारकर हंस पड़े। प्रहलाद चाचा ने बनावटी गुस्से से अपनी गमछी उठाई और कहा, तो क्या चाहते हो, हम नागिन डांस करें? उम्र का तो लिहाज करो। सब फिर से हंसने लगे। सचिव जी ने मुद्दे की बात की। तो फिर चलना कैसे है? बारात कहां जा रही है? मरीचाओं गांव, प्रधान जी ने बताया। गाड़ी तो दे रहे थे वे लोग, लेकिन हम ही मना कर दिए। हम बोले एक गाड़ी हम लोग खुद भाड़े पर कर लेंगे, कहे कि हम लोग का रास्ते में थोड़ा पीने खाने वाला भी सीन है। ये कहते हुए उन्होंने आंख मारी। ये सुनते ही प्रहलाद चाचा का चेहरा खिल गया। उन्होंने प्रधान जी की पीठ थपथपाते हुए कहा, प्रधान जी, आप जाके दिल खुश करने वाली बात कहें आप। विकास ने तुरंत चुटकी ली। तब तो प्रहलाद चा, आज पी के तो पक्का नागिन डांस होगा। प्रहलाद चाचा ने अपना गमछा हवा में लहराकर विकास को मारने का नाटक करते हुए कहा, अरे तो हमारे डांस के काहे पीछे पड़ा है रे? आखिरकार वो शाम आ ही गई। सबने अपनी अपनी शादी वाली स्पेशल ड्रेस पहनी। विकास ने एक चमचमाती हुई नीली शर्ट निकाली, जिस पर छोटे छोटे हीरे जैसे सितारे जड़े थे, जो अंधेरे में भी चमक रहे थे। सचिव जी ने उसे देखते हुए कहा, विकास, ये शर्ट तो बारात की डीजे लाइट से ज्यादा चमकेगी। विकास ने कॉलर ठीक करते हुए गर्व से कहा, अभिषेक सर, ये स्टाइल है, दिल्ली से लाया था। प्रहलाद चाचा ने हमेशा की तरह अपना सफेद कलफ लगा कुर्ता पाजामा पहना था और पूर्व प्रधान जी वही पुराना लेकिन करीने से इस्त्री किया हुआ धोती कुर्ता। तभी प्रहलाद चाचा की नाक में इत्र की एक बहुत तेज खुशबू गई। एक कौन इतना सेंट छिड़क के आया भाई, पूरा मोहल्ला महक रहा है। विकास आगे बढ़कर बोला, हम आए हैं, भकौली बाजार से एक नया वाला सेंट का बॉटल खरीदे थे, सोचे आज से अच्छा दिन नहीं है इसको लगाने का। प्रहलाद चाचा ने अपना गमछा फिर विकास को मारते हुए कहा, अरे बगलंट आदमी, रात बिरात का शादी है, इतना तेज सेंट लगाने से भूत प्रेत पीछे लगता है। विकास सेंट सूंघता हुए बोला, तो आप साथ में हैं ही ना भूत भगाने के लिए, अपना गमछा घुमा दीजिएगा। गांव में बैंड वालों की आवाज गूंज रही थी, आज मेरे यार की शादी है। एक एक करके गाड़ियां बारात के लिए चलने लगीं। भूषण और उसकी गैंग भी आज कुछ ज्यादा ही चटकदार कपड़े पहनकर जाने के लिए तैयार थी।
कुछ देर में गिनती की ही गाड़ियां बची थीं। पूर्व प्रधान जी ने सबको आवाज दी, चलिए बैठिए, हम लोग भी निकला जाए अब। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। थोड़ी देर में जैसे ही गांव का बाहर वाला देसी ठेका दिखा, प्रहलाद चाचा ने जोर से चिल्लाकर गाड़ी रुकवा दी। रुको 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 भैया रुको, एक एक बोतल ले गया जाए, तब ना डांस में रंग जमेगा। वो फुर्ती से उतरे और 4 बोतलें लेकर आ गए। गाड़ी फिर चल पड़ी। विकास ने कहा, जब से ये बनराकेश प्रधान बना है, गांव में शांति से पीना मुश्किल हो गया है। प्रधान जी ने एक बोतल खोलते हुए कहा, इसीलिए तो आज भाड़े पर कार ले लिए हैं कि अपना पूरा सिस्टम कार में ही बन जाएगा, नो टेंशन। चारों चलती गाड़ी में जाम टकरा रहे थे। तभी प्रहलाद चाचा बोले, ये बाराती वाला सब गाड़ी तो कितना लंबा वाला रूट ले रहा है। मरिचाओं गांव जाने के लिए तो वो नहर के बगल से शॉर्टकट वाला भी तो रास्ता है। प्रधान जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, अभी छोड़ो शॉर्टकट का चक्कर, अभी वो जो बाराती वाली सबसे आगे गाड़ी है, जिसके पीछे लड़का लड़की का पोस्टर चिपका हुआ है, बस उसी के पीछे पीछे चलो। अभी बारात लगाने जा रहे हैं तो सबके साथ में चलना ठीक रहेगा, नहीं तो शॉर्टकट मार के हम लोग पहले पहुंच जाएंगे और पता चलेगा बारात तो पीछे ही रह गई, फिर वहां खड़े खड़े किसका मुंह देखेंगे। सबको बात समझ में आ गई और गाड़ी धीरे धीरे बारात की बाकी गाड़ियों के पीछे चलने लगी और अंदर महफिल अपने पूरे रंग में जम चुकी थी। कुछ ही देर में सब बारात में पहुंच गए। पंडाल के बाहर का नजारा ही अलग था। रंग बिरंगी बत्तियां, फूलों की सजावट और सबसे बढ़कर कान फाड़ देने वाला डीजे का संगीत। जैसे ही तेरे द्वारे पे आई बारात गाना बजा, फुलेरा की मंडली एक्शन में आ गई। विकास तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा था। वो सबसे आगे पहुंच गया और पूरी मटकन के साथ ऐसे लटके झटके दिखाने लगा जैसे किसी बॉलीवुड फिल्म का हीरो हो। उसके पीछे पीछे प्रहलाद चाचा थे, जो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ हाथ ऊपर करके वही पुराना स्विच ऑन ऑफ वाला स्टेप कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो डांस नहीं बल्कि पूरे गांव की बिजली ठीक कर रहे हों। सचिव जी कुछ देर तक तो शर्माते हुए बस किनारे खड़े रहे, लेकिन प्रहलाद चाचा के जोर देने पर धीरे धीरे कंधे हिलाने लगे। और पूर्व प्रधान जी, वो तो एक अनुभवी नेता की तरह स्थिति को संभाल रहे थे। कभी ताली बजाकर डांस करने वालों का हौसला बढ़ाते, तो कभी ढोल वाले के कान में कुछ कहकर उसे 100 का नोट टिप में दे देते। प्रहलाद चाचा डांस करते करते चिल्लाए, अरे सचिव जी खुलकर नाचिए, ऐसे देखिए हमको। और ये कहकर वो और जोर से झूमने लगे। सचिव जी हंसते हुए बोले, अरे प्रहलाद जी, क्या आप मेरी नौकरी खतरे में डालना चाहते हैं? कल को किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया तो डीएम साहब पूछेंगे, सचिव जी ये कौन सा विकास कार्य हो रहा था? खाने पीने का इंतजाम वाकई शानदार था, जैसा प्रधान जी ने कहा था। चाट, मिठाई, पूड़ी, कचौड़ी, शाही पनीर, आइसक्रीम और सबसे खास बनारसी लस्सी का काउंटर, जहां सबसे ज्यादा भीड़ थी। दूल्हे ने अपने गांव वाले खास दोस्तों के लिए पंडाल के बाहर एक कार के पास पीने की अलग व्यवस्था भी कर रखी थी। विकास अपनी दोस्ती की कला का प्रदर्शन करते हुए वहां से 4 पैग ले आया। प्रहलाद चाचा ये देखकर खुश हो गए, लेकिन प्रधान जी ने टोका, अरे विकास, गांव के लौंडे लपाड़ों को पीने दो, तू कहां उन लड़कों में घुस रहा है? अब दोबारा मत लाना वहां से। प्रहलाद चाचा ने ग्लास उठाते हुए कहा, बस 1 पैग काफी है प्रधान जी, ये सब जो तला भुना खाया है उसे पचा देगा, ये तो हाजमोला है। वहां से निकलते निकलते काफी देर हो गई। घड़ी की सुइयां रात के 2 बजा चुकी थीं। जाते वक्त सबको एक एक पैकेट मिठाई का डब्बा भी मिला। गाड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि ड्राइवर संदीप गाड़ी की सीट पीछे करके गहरी नींद में खराटे ले रहा था। पता नहीं कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहा था कि कितना भी शीशा पीटा गया, फोन लगाया गया, वो उठने को तैयारी नहीं हो रहा था। इधर सबको नींद आ रही थी और विकास और सचिव जी का अलग डर था कि सुबह ऑफिस भी जाना है। तभी प्रहलाद चाचा बोले, अब लग रहा है अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा ब्रह्मास्त्र प्रहलाद? प्रधान जी ने ऊबते हुए पूछा। प्रहलाद चाचा गाड़ी की एक तरफ खड़े हुए और दोनों हाथों से गाड़ी को जोर जोर से हिलाने लगे। अंदर सो रहे ड्राइवर को लगा कि भूकंप आ गया। वो अरे बाप रे, मर गए, चिल्लाता हुआ हड़बड़ाकर जागा और दरवाजा खोला। कहा संदीप, आज तो तुम कुंभकर्ण ही बन गए थे? प्रहलाद चाचा ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए पूछा। ड्राइवर आंखें मलता हुआ बोला, माफ करना चाचा, कल भी एक बारात में रात भर सोए नहीं थे तो आज गहरी नींद आ गई। चलो चलो जल्दी निकलो, प्रधान जी ने कहा। इस बार वो नहर वाला शॉर्टकट ले लेना, जल्दी पहुंचना है। ड्राइवर ने गाड़ी को शॉर्टकट वाले रास्ते पर मोड़ दिया। कुछ ही देर में रास्ता फुलेरा की मुख्य सड़क से भी ज्यादा खराब निकला। प्रधान जी बोले, देख रहे हो प्रहलाद, कहा ये शॉर्टकट कोई नहीं ले रहा था। प्रहलाद चा बोले, प्रधान जी, फुलेरा तो फर्जी का बदनाम है, ये सड़क तो उससे भी गया गुजरा है। गाड़ी हिचकोले खाती जा रही थी और चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। तभी गाड़ी की छत पर धम से एक जोरदार आवाज आई।
सचिव जी और विकास, जो हल्की नींद में थे, चौंक कर जाग गए। क्या हुआ ये? तभी सामने के एक बड़े से बरगद के पेड़ पर उन्हें कुछ उल्टा लटका हुआ दिखा, जो किसी इंसान जैसा लग रहा था। प्रहलाद चाचा ने कांपती आवाज में कहा, विकास, वो देख तो सामने पेड़ पर क्या है। गाड़ी की हेडलाइट उतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच रही थी, लेकिन चांदनी रात में इतना साफ दिख रहा था कि पेड़ पर कोई उल्टा लटक रहा है और धीरे धीरे हिलडुल भी रहा था। विकास की घिग्गी बंद गई। लग तो रहा है कोई भूत है, उल्टा लटक रहा है। ड्राइवर साहब, गाड़ी भगाइए जल्दी। प्रहलाद चाचा ने फुसफुसाते हुए विकास की तरफ देखा। हम बोले थे ना कि इतना सेंट मत लगाओ, रात बिरात में भूत पीछे लगता है। अब भुगतो। ड्राइवर गाड़ी भगा रहा था, लेकिन उस गड्ढे वाले रास्ते में कितनी ही तेज भगा सकता था। फिर से एक बार गाड़ी की छत पर जोर से धम्म की आवाज आई। विकास चीखा, अरे बाप रे, आज लग रहा है ये भूत गाड़ी के अंदर घुस के ही मानेगा। प्रधान जी ने आंखें बंद कर ली और कांपते होंठों से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। कुछ दूर आगे जाने पर फिर से एक पेड़ पर वैसा ही उल्टा लटका हुआ आदमी दिखा। वो भी छोटे छोटे कपड़े पहने हुए था। और फिर छत पर धम्म से वही आवाज आई। अब तो डर का माहौल अपनी चरम सीमा पर था। सचिव जी ने हिम्मत करके कहा, एक मिनट, बाहर निकलकर देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। नहीं सचिव जी, पागल हो गए क्या? प्रहलाद चाचा ने उन्हें रोका। अरे कार के अंदर है तो बचे हुए हैं, बस 4 किलोमीटर और है, फिर फकौली वाला पक्का रास्ता आ जाएगा। तभी ऊपर धम्म धम्म की 2 बार और आवाज आई। सचिव जी ने अब फैसला कर लिया। ड्राइवर साहब, आप गाड़ी रोकिए, आप लोग कार में ही रहिए, मैं बाहर निकल कर देखता हूं। सबके मना करने के बावजूद सचिव जी बाहर निकले, अपने मोबाइल का टॉर्च जलाया और छत की ओर रोशनी डाली। फिर जल्दी से कार का गेट खोलकर अंदर आया और बोले, वो जो आगे मिठाई वाला डब्बा रखा है वो दीजिए प्रहलाद जी। सब हैरान रह गए कि क्या भूत को मिठाई खिलानी है। प्रहलाद चाचा ने पूछा, काहे, क्या हुआ, क्या भूत को भोग लगाइएगा? सचिव जी ने शांत भाव से कहा, वो कोई भूत नहीं है, एक बंदर है, किसी मदारी का बंदर लग रहा है। आदमी जैसे कपड़े पहने हैं और शायद भटक गया है, उसे शायद भूख लगी है, इसीलिए बार बार छत पर कूद रहा है। सचिव जी, मिठाई का डब्बा खोलकर सड़क पर कुछ दूरी पर रख दीजिए। बंदर झट से पेड़ से नीचे आया, डब्बे को उठाया और उसे खोलकर खाने लगा। प्रहलाद चाचा शीशे से देखते हुए बोले, अरे बड़ा भूखा लग रहा है बेचारा। सचिव जी, सारे डब्बे खोलकर रख दीजिए, पेट भल के खा लेगा। सचिव जी ने सारे डब्बे खोलकर वहीं रख दिए। फिर वो कार में बैठे और गाड़ी शांति से आगे बढ़ गई। बाकी का सफर खामोशी से गुजरा। विकास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अभिषेक सर, आप सच में बहुत हिम्मती आदमी हैं, हमारी तो हालत खराब हो गई थी। अगले दिन सुबह प्रहलाद चाचा के घर पर चाय का दौर चल रहा था। तभी गांव में खबर फैली कि भूषण, विनोद, माधव और उनके 2 साथी जो दूसरी गाड़ी से उसी शॉर्टकट वाले रास्ते से आए थे, उनमें से भूषण को तेज बुखार पकड़ गया है। वो बड़बड़ा रहा है कि शायद पेड़ पर उल्टा लटकने वाला भूत उसके अंदर घुस गया है और गांव में ओझा को बुलवाने की तैयारी चल रही है। जब ये बात सचिव जी, विकास, प्रहलाद चाचा और प्रधान जी को पता चली तो चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपनी चाय की चुस्कियां लेते हुए जोरदार ठहाका मारकर हंस पड़े। अगर आपको कहानी पसंद आया तो एक कमेंट कर दीजिए, एक कमेंट मेरा दिन बना सकता है।